ऑनलाइन डिजिटल आदर्श ऑनलाइन डिजिटल क्लास में आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। तो आपको पता है 12वीं क्लास का मैंने 2 वीडियो बना लिया था, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। आज मैं आपके सामने प्रेसिडेंट पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका मतलब होता है राष्ट्रपति। तो आपको ध्यान है कि 12वीं क्लास की कक्षाएं अच्छे 12वीं रिजल्ट आने वाला है, 12वीं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं कक्षा का आर्ट्स का 18-19 जुलाई को। तो आप भी अच्छी तरह तैयारी करें, बढ़िया तैयारी करें। आपको राष्ट्रपति में दूसरा टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता भाग ब मैंने शुरू कर दिया था। आज मैं आपको राष्ट्रपति पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको परिचय पढ़ना है कि क्या होता है राष्ट्रपति। तो सबसे पहले ध्यान में रखना है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। परिचय लिखना है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का क्या होता है, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। एक तो ये पंक्ति लिखनी है आपको कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का क्या होता है, सर्वोच्च सेनापति होता है। सेनापति होता है, क्या होता है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। तो राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का क्या होता है, सर्वोच्च सेनापति। फिर हम लिखेंगे कि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम क्या होता है, नागरिक होता है। तो हम कह सकते हैं राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम क्या होता है, नागरिक होता है। फिर लिखेंगे कि राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति संवैधानिक क्या होता है, संवैधानिक प्रधान, लेकिन वास्तविक प्रधान नहीं होता। वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। तो हम कहेंगे राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान होता है, संविधान अध्यक्ष होता है, और प्रधानमंत्री वास्तविक होता है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति तो होता है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे संविधान के भाग, बहुत अच्छी भाग है, यहाँ तीसरी पंक्ति लिख देंगे, संविधान के भाग 5 में, संविधान के भाग 5 में राष्ट्रपति शब्द का क्या मिलता है, उल्लेख। संविधान के भाग 5 में राष्ट्रपति शब्द का, संविधान के भाग 5 में राष्ट्रपति शब्द का उल्लेख मिलता है। या तो ऐसे कह सकते हैं राष्ट्रपति शब्द का, या केंद्र सरकार का उल्लेख मिलता है, केंद्र सरकार का उल्लेख मिलता है। फिर हम कह सकते हैं, इसमें थोड़ा ध्यान देना, आपको पता है सरकार के 3 अंग होते हैं। क्या होते हैं, सरकार के 3 अंग। इसके बाद में हम एक्सप्लेन करेंगे, देखो तो ये तो राष्ट्रपति का परिचय हो जाएगा। फिर हम ध्यान में रखते हैं कि सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के 3 क्या होते हैं, अंग होते हैं। अब आपको ध्यान में रखना है सरकार के 3 अंग कौन कौन से। सरकार के 3 अंग, एक तो हो जाएगा कार्यपालिका, एक हो जाएगा व्यवस्थापिका, और एक हो जाएगा न्यायपालिका। ये सरकार के 3 अंग होते हैं। ध्यान में रखना है सरकार के कितने अंग होते हैं, 3 अंग, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो सरकार के 3 अंग होते हैं। आप हमको ध्यान रखना है सरकार क्या है, सरकार वो चीज होती है जिसके नियमों को मूर्त रूप दे दिया जाता है। सरकार वो होती है, सरकार क्या है, अमूर्त। सरकार के नियमों को जो मूर्त रूप देते हैं उसको क्या कहते हैं, सरकार। तो सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। तो हम आज कार्यपालिका पढ़ेंगे। कार्यपालिका में आपको पता है क्या क्या आता है। कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी। ये किस सरकार में आते हैं, ये कार्यपालिका में। तो हम कह सकते हैं कार्यपालिका में कितने अंग होते हैं,
कार्यपालिका में राष्ट्रपति आता है, उपराष्ट्रपति आता है, प्रधानमंत्री आता है, मंत्रिमंडल आता है और महान्यायवादी आता है। ये कार्यपालिका में आते हैं। तो हम कहेंगे कि कार्यपालिका सरकार की सबसे बड़ी शक्ति होती है। कार्यपालिका अब आपसे पूछेगा कि कार्यपालिका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, महान्यायवादी ये कार्यपालिका में आते हैं। अब आपसे वो प्रश्न पूछेगा कि सरकार के वैसे रूप तो कितने होते हैं? 3 होते हैं, एक कार्यपालिका, एक व्यवस्थापिका। कौन सी? कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। अब आपसे पूछेगा कि कार्यपालिका में कैसे कैसे, तो आपको पता है सरकार की जैसे संसदीय व्यवस्था है, तो आपको ध्यान में रखना है संसदीय व्यवस्था, उदाहरण देना है संसदीय व्यवस्था के उदाहरण। तो आपको पता है संसदीय व्यवस्था जैसे जापान, जर्मनी, भारत, ये किस व्यवस्था के उदाहरण है? संसदीय व्यवस्था के। तो हम कह सकते हैं कि संसदीय व्यवस्था के कौन कौन से उदाहरण है? जापान, जर्मनी, भारत। फिर आपसे वो प्रश्न पूछेगा संस्थात्मक, ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि संस्थात्मक, तो आपको पता है ये संसदीय व्यवस्था हो गई। अब आपसे वो पूछ रहे हैं अदेशात्मक, तो आपको पता है अदेशात्मक के कौन कौन से आते हैं? अमेरिका, फ्रांस, ये किस में आते हैं? अदेशात्मक है। और बाकी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अर्धसंघात्मक आते हैं। तो हम संसदीय व्यवस्था जापान, जर्मनी, भारत इन देशों में संसदीय व्यवस्था पाई जाती है। उसके बाद में देखो आपका प्रश्न होता है, मैं जो आपको शुरुआत भी करा रहा हूं वो राष्ट्रपति शुरू हो रहा है। क्या हो रहा है? राष्ट्रपति। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि राष्ट्रपति, तो मैंने आपको पहले परिचय बता दिया। अब आपसे वो प्रश्न पूछ रहे हैं, देखो थोड़ा मैं आर्टिकल्स लिख दूं। संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 52 से 71 तक राष्ट्रपति का उल्लेख मिलता है। राष्ट्रपति का उल्लेख मिलता है। तो आपको ध्यान में रखना है संविधान के भाग 5, तो बहुत अच्छी चीज है। राष्ट्रपति संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 52 से 78 तक राष्ट्रपति का क्या मिलता है? उल्लेख। अब मैं एक एक आपको आर्टिकल्स के द्वारा इसको समझा रहा हूं कि राष्ट्रपति क्या है। तो सबसे पहले ध्यान में रखिए, एक सबसे शुरू होती है बात अनुच्छेद 52। इसके प्लीज में आपको समझना है कि अनुच्छेद 52 क्या है। तो अनुच्छेद 52 कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति शब्द का उल्लेख मिलता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, उल्लेख मिलता है। तो भारत के लिए क्या होना चाहिए? राष्ट्रपति होना चाहिए। तो देखो ध्यान देना, संविधान का अनुच्छेद 52 कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 52 कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति शब्द का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। तो हम कहेंगे अनुच्छेद 52 कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 52 में कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति शब्द का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। अब आपसे कह रहे हैं कि अनुच्छेद 52 कह रहा है कि भारत के लिए क्या होना चाहिए? राष्ट्रपति। ये भी कह सकते हैं भारत के लिए एक राष्ट्रपति होना चाहिए। ये भी चीज आ सकती है कि अनुच्छेद 52 कह रहे हैं कि भारत के लिए क्या होना चाहिए? राष्ट्रपति होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं अनुच्छेद 52 संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति शब्द का उल्लेख मिलता है, भारत के लिए राष्ट्रपति होना चाहिए। बहुत अच्छी चीज है। तो हम समझे होंगे, स्क्रीन ले लो। अनुच्छेद 52 में भारत के लिए राष्ट्रपति होना चाहिए, संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति शब्द का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। उसके बाद में देखिए आप अच्छी लाइन 2 नंबर पॉइंट अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 यहां से ले लो लाइन। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति में निहित होगी। तो वो शानदार लाइन है। इसमें क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिक शक्ति किसमें ना? राष्ट्रपति। कि संघ के जितने भी अधीनस्थ, जितने भी राष्ट्रपति संघ के परामर्श पर संघ के अधीन जितने भी अधीनस्थ कर्मचारी संघ के अधीनस्थ
संघ के जो अधीनस्थ है, संघ के अधीनस्थ अधिकारियों से परामर्श लेकर संघ की कार्यपालक शक्ति का नेतृत्व कौन करता है? राष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 53 कह रहा है संघ की कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति के अधीन होगी। संघ के अधीनस्थ जो अधिकारी है उनके दिशा निर्देशन पर राष्ट्रपति संघ की कार्यपालक शक्ति का क्या होता है? तो हम कहेंगे संघ की कार्यपालक शक्ति का प्रमुख जो होता है, संघ की कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति में क्या होगी? नियुक्त होगी, जिसका प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। तो हम कहेंगे संविधान का अनुच्छेद 53 कह रहा है कि संघ की कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति में नियुक्त होगी। संघ की कार्यपालक शक्ति का प्रमुख राष्ट्रपति होगा और अधीनस्थ अधिकारी और उनके परामर्श से सारे कार्य करेंगे। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है। पहले आपसे प्रश्न पूछेगा संविधान के अनुच्छेद 52 में क्या है, तो आप लिखोगे संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत के लिए राष्ट्रपति होना चाहिए। अनुच्छेद 53 कह रहा है संघ की कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति में नियुक्त होगी और उनके अधीनस्थ जारी हुए अधिकारी उसके निहित होंगे। तो आपको समझ में आ गया संविधान के अनुच्छेद 53 में क्या गया है कि संघ की कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति में होगी, संघ का प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। आगे चलिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है 54, अनुच्छेद 54। ये बहुत शानदार लाइन है, ध्यान से समझना आपको। अनुच्छेद 54, तो ध्यान देना अनुच्छेद 54 में क्या है, इसमें हम लिखेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। बहुत शानदार लाइन है, ध्यान देना। संविधान के अनुच्छेद 54 में क्या है, तो आपको ध्यान में रखना राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। बहुत शानदार है कि अनुच्छेद 54 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अब आपसे पूछेगी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में कैसे कौन भाग लेते हैं? तो सबसे पहले संविधान के तो मैंने आपको पहले बता दिया अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति भारत के लिए राष्ट्रपति होना चाहिए या राष्ट्रपति शब्द का उल्लेख मिलता है। 53 में संघीय कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में क्या होगी? निहित होगी। और 54 में संविधान का अनुच्छेद 54 कह रहा है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अब आपसे ध्यान में रखना अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कैसे होता है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का क्या है? निर्वाचक मंडल। संसद के पहली लाइन चुनाव कैसे होता है? संसद के दोनों, बहुत शानदार क्वेश्चन कि अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक या निर्वाचन का उल्लेख मिलता है या निर्वाचक मंडल का कौन निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं। तो हम कहेंगे संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेते हैं। तो सबसे पहली बात लेता हूं संसद के दोनों सदनों के, बहुत शानदार क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। समझ में आगे होगी। तो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल, पहला लाइन है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। दूसरी, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अब देखो ध्यान देना, ये क्या कर रहा है अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख मिलता है कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेते हैं। तो पहली लाइन है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, मतलब संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य सभी राज्यों की, आपको पता है भारत में कितने राज्य है, जैसे 28 राज्य है, तो सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो एक तो ये भाग लेंगे कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तीसरी बात बाद में देखो, एक ध्यान में रखने हैं, दिल्ली एवं पांडिचेरी, दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य, ये तीन ध्यान में रखना आपको। तो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख मिलता है। पहली लाइन है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, तो आपको पता है संसद में दोनों आते हैं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तीसरी, दिल्ली एवं पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। विधान परिषद के सदस्य चुनाव भाग नहीं लेते हैं। विधान परिषद के न तो मनोनीत भाग लेते हैं न विधान परिषद निर्वाचित सदस्य। तो हम कहेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के निर्वाचन का उल्लेख मिलता है। पहला लाइन है कि कौन कौन भाग लेते हैं, तो हम कहेंगे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, उसके बाद में सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य,
दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य। अब ध्यान में रखना आपको यहाँ पर, जैसे मान लो बात है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित, तो आपको पता है संसद में दो सदन होते हैं, कौन से, एक लोकसभा, एक तो कौन होती है लोकसभा, और क्या होती है राज्यसभा। तो ये दोनों सदन हो गए। अब वो क्या कह रहे हैं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित मतलब चुनाव कितने हैं, तो आपको पहले लोकसभा के कितने निर्वाचित सदस्य हैं 543, और राज्यसभा के कितने सदस्य निर्वाचित 238। ये दोनों सदस्य मिलकर राष्ट्रपति के चुनाव में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। तो पहले बात है अनुच्छेद 54 में कहा गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित, तो संसद के दोनों सदन हो गए लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा के कितने हैं 543, राज्यसभा के कितने हैं 238। अब ये तो निर्वाचित सदस्य है, कौन से हैं, ये निर्वाचित सदस्य हैं, क्या ये निर्वाचित सदस्य। अब आपसे मनोनीत भाग नहीं लेते, कहा आप तो सीधे कहते संसद के दोनों सदनों, मैंने बात लिखी है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित, तो 543 तो लोकसभा के, 238 राज्यसभा के। फिर वो कह रहे हैं सभी राज्यों की विधानसभाओं के, तो आपको पता है प्रत्येक राज्य में विधानसभा होनी चाहिए, प्रत्येक राज्य में क्या है विधानसभा, तो केंद्र शासित प्रदेश है तो प्रत्येक राज्य विधानसभा। आपको पता है राजस्थान में विधानसभा सीट कितनी है 200, तो प्रत्येक राज्य विधानसभा के 200 जो निर्वाचित सदस्य वो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या लेते हैं, भाग। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पांडिचेरी। पहले आपको पता है केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते थे, लेकिन दिल्ली और पांडिचेरी, इस बात को ध्यान में करना है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। संविधान के अनुच्छेद 54 में कहा गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेते हैं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्य जैसे 28 राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य, ये राष्ट्रपति के चुनाव में क्या लेते हैं, भाग। इतने एक और ध्यान में रखना है, 3 बात हुई, चौथी बात एक और ध्यान रखना है, पहले नहीं किया जाता। अब आपसे पूछे कि राष्ट्रपति के चुनाव में जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव आता या सर्वपल्ली राधाकृष्णन का चुनाव आता, उस समय में दिल्ली और पांडिचेरी के सदस्य ने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिए थे। तो मैं एक आपका नोट लगा के लिखा रहा हूँ, बहुत ध्यान देना, नोट में लिखा रहा हूँ 17वें संविधान संशोधन के द्वारा, 17वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में हुआ था। तो नोट लगाए 17वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में कहा गया, 92 में कहा गया कि दिल्ली और पांडिचेरी 17वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में कहा गया कि दिल्ली और पांडिचेरी के सदस्य राष्ट्रपति के पांडिचेरी के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। तो इस बात को समझना आपको, हमें लिखा है कि अनुच्छेद 54 में आपको पहले क्लियर कर दी। अनुच्छेद 54 में कहा गया कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के, लोकसभा और राज्यसभा के, और फिर आपको राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, 17वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में आदेश कहा गया कि दिल्ली और पांडिचेरी के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में क्या लेंगे, भाग। बाकी जैसे 5 केंद्र शासित प्रदेश है तो 6 केंद्र शासित प्रदेश उनके सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। सिर्फ दिल्ली और पांडिचेरी के सदस्य विधानसभा में स्थापित किए गए, दिल्ली और पांडिचेरी के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में क्या लेंगे, भाग। और कब प्रावधान का 1992 से पहले दिल्ली और पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में क्या नहीं लेते थे, भाग नहीं लेते थे। 1992 में प्रावधान कर दिया कि अब राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली और पांडिचेरी के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में क्या लेंगे, भाग। तो 17वें संविधान संशोधन हो गया, बहुत शानदार क्वेश्चन है। 17वें संविधान संशोधन 1992 में प्रावधान किया कि दिल्ली और पांडिचेरी के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। एक चीज और ध्यान में रखनी है, मतलब इसी को मैं थोड़ा मिटो दूं, ध्यान रखना, तो ये नोट कर लेना। उसके बाद में एक चीज और ध्यान में रखनी है, वो चीज ये है, नोट में डाल देना कि विधान परिषद में मनोनीत सदस्य लोकसभा में, ये ध्यान में रखना, लोकसभा के 2 सदस्य, लोकसभा के मनोनीत से लगा दो, लोकसभा के मनोनीत और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य
तो लोकसभा के मनोनीत और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य और विधानसभा के मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ध्यान देना, तो बहुत अच्छी चीज है। तो आपको पता है, मैंने बता दिया, राष्ट्रपति के चुनाव में 54 में निर्वाचन होने में संसद के दोनों सदनों में निर्वाचित, विधानसभा के सभी राज्यों में विधानसभा में निर्वाचित और दिल्ली और पांडिचेरी के सदस्य। लेकिन एक मैंने नोट में लगा दिया कि लोकसभा के मनोनीत, तो आपको पता है लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं। लोकसभा में 2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो लोकसभा में 2, एक इंडियन होते हैं तो लोकसभा के 2, और आपको पता है राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है, 12। और विधानसभा में आपको पता है राष्ट्रपति राज्य का राज्यपाल 2 सदस्य मनोनीत, और विधान परिषद के सदस्य जो मनोनीत जो सदस्य होते हैं, विधान परिषद के सदस्य मनोनीत और राष्ट्रपति के चुनाव में, और विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, लोकसभा के मनोनीत, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, लोकसभा के 2 मनोनीत होते हैं, राज्यसभा के 12 सदस्य होते हैं, विधानसभा के 1 सदस्य, आपको पता है विधानसभा में 1 सदस्य मनोनीत करता है राज्यपाल। तो और विधान परिषद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में कभी भाग नहीं लेते हैं। लेकिन एक नोट लगा के और लिख सकते हो। अब जैसे ये तो हो जाएगा, एक नोट में और लिखा जा सकता है, आप ध्यान में रखना, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राष्ट्रपति के हटाने में नोट में आ जाएगा, राष्ट्रपति के हटाने में निर्वाचित और राष्ट्रपति के हटाने में निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। अब देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। चुनाव में तो भाग लेते नहीं है, हटाने में भाग ले लेते हैं। तो राष्ट्रपति के हटाने में निर्वाचित और मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में क्या लेते हैं, भाग। राष्ट्रपति को हटाने में निर्वाचित और मनोनीत, निर्वाचित तो लेते हैं, और मनोनीत सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग नहीं लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को हटाने में दोनों सदस्य क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। तो ये आपका कौन सा अनुच्छेद 54, तो कर दोगे आप अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। और केंद्र शासित दिल्ली और पांडिचेरी के सदस्य भाग लेते हैं, बाकी किसी केंद्र शासित प्रदेश के राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। अब है अनुच्छेद 55, ये भी ध्यान में रखना। अनुच्छेद 55 क्या कह रहा है, देखो बहुत शानदार। राष्ट्रपति चुनाव की चुनाव की नीति, आपको प्रश्न पूछ रहे कि राष्ट्रपति के चुनाव की नीति क्या है, ये राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो आपको पता है राष्ट्रपति चुनाव किस प्रणाली से होता है। तो सबसे पहले लिखे अनुच्छेद 55 में, हम कहेंगे संविधान के अनुच्छेद 55 में कहा गया कि राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होता है। मैं कह देता हूँ, देखो अनुच्छेद 55 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि या आनुपातिक एकल संक्रमणीय, ध्यान देना, संविधान के अनुच्छेद 55 में कहा गया कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि या आनुपातिक या एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है।
मत प्रणाली के द्वारा होता है। ये भी एक लाइन बहुत शानदार है कि राष्ट्रपति का चुनाव, ध्यान देना, संविधान के अनुच्छेद 55 में कहा गया कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि या आनुपातिक या एकल संगणनीय मत प्रणाली के द्वारा। यदि ये भी नहीं है तो अभी एनसीईआरटी बुक में इसका नाम और है समानुपातिक, समानुपातिक, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा भी होता है। ये भी एक बात है, इजराइल में इसको समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली बोलते हैं। तो हम कहेंगे कि अनुच्छेद 55 में कहा गया कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि या आनुपातिक या एकल संगणनीय मत प्रणाली, गुप्त प्रणाली के द्वारा होता है। आनुपातिक, एकल संगणनीय, गुप्त प्रणाली के द्वारा होता है। इसे समानुपातिक प्रणाली भी कहा जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 3% होती है। कितने परसेंट? तीन मतलब मत पेटियां होती है, 3% होती है। पहली परसेंट में यदि वो न्यूनतम, ज्यादातर राष्ट्रपति पहले मत में जीत जाते हैं। यदि पहले मतदान में न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं होता तो उसको दूसरी मतगणना में धकेल दिया जाता है। तो आपको पता है आज तक जितने भी ज्यादातर राष्ट्रपति बने वो पहली मतगणना, लेकिन नोट में लिख सकते हो वीवी गिरी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे भारत के जो दूसरी मतगणना के द्वारा जीते थे। तो हम कहेंगे एक ही मत प्रणाली के द्वारा, लेकिन यदि उसमें न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं होता तो उसका दूसरी मत प्रणाली, दूसरी वोटिंग लिस्ट में या दूसरी मतगणना में जोड़ दिया जाता है। इस मत प्रणाली का दूसरी मतगणना द्वारा उसे राष्ट्रपति, किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति घोषित किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं संविधान के अनुच्छेद 55 में कहा गया कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि या आनुपातिक या एकल संगणनीय मत प्रणाली के द्वारा, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और समानुपातिक एकल प्रणाली को हेयर प्रणाली भी कह सकते हैं, क्योंकि ये प्रणाली इसके जनक थॉमस हेयर थे। तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि, आनुपातिक या एकल संगणनीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली भी कहते हैं, इसको हेयर प्रणाली भी कहते हैं, क्योंकि इसके जनक हेयर थे, थॉमस हेयर इसके जनक थे। इसलिए हम कह सकते हैं राष्ट्रपति का चुनाव गुप्त रूप से, गोपनीय रूप से होता है। और राष्ट्रपति के चुनाव में 3 तरह से अपने पहली मतगणना, दूसरी, तो आपका जो पहली मतगणना में यदि न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं होता है तो दूसरी मतगणना में उसको धकेल दिया जाता है और न्यूनतम कोटे को दूसरी मतगणना में जोड़कर उस व्यक्ति को राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित, विजेता घोषित किया जा सकता है। तो भारत के पहले एकमात्र राष्ट्रपति वीवी गिरी जो दूसरी मतगणना के द्वारा जीते थे, तो और बाकी राष्ट्रपति पहली मतगणना के द्वारा विजय हुए। तो ये कौन सा अनुच्छेद हुआ? 55। अब देखिए आगे 56, बहुत शानदार क्वेश्चन है आपका, अनुच्छेद 56, आर्टिकल 56, बहुत शानदार क्वेश्चन, अनुच्छेद 56। तो आपको ध्यान में रखना है अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो आपको पता है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। कितना होता है? कार्यकाल 5 वर्ष। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। लेकिन कोई जरूर नहीं, जब तक कोई दूसरा राष्ट्रपति नहीं आता तब तक वो पद पर रहता है। राष्ट्रपति का चुनाव पहले भी करा लिया जाता है, नया राष्ट्रपति जब तक गद्दी पर नहीं तब तक वो कार्य करेगा। तो हम कहेंगे राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है। तो आपको पता है संविधान के अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। लेकिन उसे समय से पहले भी हटाया जा सकता है महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। तो हम कह सकते हैं राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। लेकिन राष्ट्रपति की सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देगा। तो हम कहेंगे राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपेगा? उपराष्ट्रपति को। लेकिन उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना, त्याग पत्र की सूचना लोकसभा अध्यक्ष को दी जाती है। लोकसभा अध्यक्ष को दी जाती है। तो हम कहेंगे संविधान के अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। जब तक राष्ट्रपति, दूसरा राष्ट्रपति नहीं आता तब तक वो कार्यकाल करता है। और राष्ट्रपति के चुनाव समय से पहले भी करवाया जा सकता है। और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र, जब राष्ट्रपति विदेश यात्रा चला गया हो, राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई हो, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति का कार्यकाल उपराष्ट्रपति करेगा। लेकिन राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति हो गया, लेकिन उपराष्ट्रपति इसकी सूचना, त्याग पत्र की सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। और जितने भी कार्य होते हैं, राष्ट्रपति के कार्यकाल 5 वर्ष होता ही है। और यदि वो विदेश यात्रा, जितने भी राज्य में, केंद्र में पदाधिकारी के, उन सब की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन आज तक कोई भी राष्ट्रपति 5 वर्ष से पहले किसी को, और राष्ट्रपति यदि नियमों का अतिक्रमण करता है तो महाभियोग के द्वारा, महाभियोग की प्रक्रिया हो गई अनुच्छेद 61 में। तो यदि वो नियमों का अतिक्रमण करता है, उल्लंघन करता है,
संविधान का अतिक्रमण करता है तो महाभियोग के द्वारा उससे पद से हटाया जा सकता है। आज हम इतने पढ़ेंगे 56 तक। आगामी वीडियो तक के लिए धन्यवाद। आइए नए टॉपिक के साथ ये प्रेसिडेंट के बारे में, दूसरे राष्ट्रपति की शक्तियां के बारे में 97 पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।